हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये आप लोगों का क्लास है ये ग्राउंड नट का क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने ऑयल सीड शुरू किया था जो आपका लेक्चर नंबर 27 था, और ये जो आपका लेक्चर नंबर 28 है इसमें आज हम लोग मूंगफली को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो ऑयल सीड वाला पढ़ाए हुए हैं 27 नंबर क्लास, उसमें हमने मूंगफली का कुछ पोर्शन पढ़ाया है और ये आपका मूंगफली का आज फाइनली है, ठीक है। और इसके बाद ऑयल सीड में फिर पढ़ेंगे हम लोग सोयाबीन के बारे में पढ़ लेंगे। एक्चुअल में तो है नहीं आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम में, लेकिन इसके बाद सोयाबीन पढ़ेंगे और फिर आपका मस्टर्ड वाला पढ़ेंगे और फिर आपका जो आपका तीसी है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए जो आप लोग का ग्राउंड नट की खेती के बारे में, ठीक है ना। तो ग्राउंड नट की खेती की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखे थे कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट। क्या लिखे थे? कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से। पीछे से सोनू, ग्राउंड नट का रिसर्च सेंटर कहाँ है बाबू? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में जूनागढ़। कहाँ? जूनागढ़, ठीक है ना। ये जूनागढ़ में है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। मूंगफली का खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? गुजरात। बैठे बैठे कहाँ? गुजरात। मूंगफली का खेती विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बैठ जाओ जी तुम। कहाँ कहाँ होता है? यूएसए। कहाँ होता है? मूंगफली का खेती कह रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल का नहीं बाबू, ठीक है। चाइना। कहाँ होता है? चाइना में। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? चाइना में। इससे पहले ब्राज़ील था, ठीक है ना। ओरिजिन प्लेस कहाँ है जी? हाँ हाँ, देख लो तो ब्राज़ील है साउथ अमेरिका का। कहाँ है? ब्राज़ील है साउथ अमेरिका। कहाँ पे है? ब्राज़ील, ठीक है ना। थोड़ा इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। क्या? चलिए, ग्राउंड नट में अगर पूछा जाए कि कितना % प्रोटीन पाया जाता है ग्राउंड नट में, तो कितना? 28 से 30%। कितना %? 28 से 30%। ग्राउंड नट में ये ऑयल की मात्रा है, सॉरी प्रोटीन की मात्रा है। क्या है? प्रोटीन की। ऑयल की मात्रा अगर पूछेगा तो कितना % होता है? 45 से 50% इसमें क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन में 26% दिया रहता है, ठीक है ना, कि ग्राउंड नट में कितना % प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। विटामिन B1, B2, B3 मतलब आपका थायमीन, राइबोफ्लेविन और निकोटीनिक एसिड जिसको नियासिन बोलते हैं, ये तीनों पाए जाते हैं। विटामिन बी जो होता है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, जिसमें कई आपके विटामिन B1, B2, B3, B6, बी आपका 12, ये सभी बी कम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चावल में B1 भी रहता है, ठीक है ना, और भी कई सारे उसमें विटामिन हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके। और विटामिन अगर B2 का है किस फ्रूट में सबसे ज़्यादा, तो बेल में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? सीधे बॉटनी पे। कहाँ पे? बॉटनी। चलिए, यहीं से पढ़ना था हम लोग को। लिखिए वनस्पति। क्या लिखना है? वनस्पति। अगर हम वनस्पति की बात करें बॉटनी की, तो ये आपका C3 प्लांट है। कैसा प्लांट है? C3 प्लांट है। और ये जो है ये खरीफ में उगा रहे हैं हम, तो लॉन्ग डे होगा कि शॉर्ट डे होगा? शॉर्ट डे होगा। देखिए, ये जो आपका फ्लावरिंग के टाइम पीरियड के आधार पे जो फ्रूट आपका जो प्लांट होता है, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे। क्या होता है? लॉन्ग डे। तो ये जो फ्लावरिंग आता है, तो अब बताइए गर्मी के दिनों में प्रकाश ज़्यादा मिलेगा कि कम? ज़्यादा मिलेगा। फ्लावरिंग क्या होगा? जल्दी की धीरे धीरे? जल्दी होगा। मतलब टाइम क्या लग रहा है? कम। तो जो गर्मी में बोते हैं पौधे,
मतलब बरसात या गर्मी में। जो खरीफ के हैं वो होते हैं आपके शॉर्ट डे, मतलब कम समय लग रहा है, जो फ्लावरिंग हो जा रहा है। और ठंडी में क्या होता है कि प्रकाश कम मिलता है और फ्लावरिंग होने में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो ये होते हैं आपके कौन से डे, लॉन्ग डे, ठीक है ना। तो मॉडरेट वोडरेट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, डे न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। रिवीजन करके आया करो तुम बाबू, ठीक है, कई बार बताए भी हैं उसको, ठीक है ना। ये क्या है आपका शॉर्ट डे। जब इसको हम खरीफ में उगाते हैं तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। तो लिखिए शॉर्ट डे। एंड इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो लिखिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ये आपके एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। उसके बाद लिखिए फ्रूट टाइप। क्या लिखिए, फ्रूट टाइप। इसको हम बोलते हैं फल का प्रकार। क्या बोलते हैं, फल का प्रकार। अगर हम फल के प्रकार की बात करें तो इसके फल की प्रकार, जैसे आप लोग देखे होंगे जो मटर होता है वो कवर में पैक रहता है, ये भी आपका किस में रहता है, कवर में पैक। तो इसको भी हम बोलते हैं पॉड। क्या बोलते हैं, पॉड। लेकिन इसको टेक्निकली भाषा में पॉड के जगह हम लोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोमेंटम। तो क्या है कि ग्राउंड नट के अगर फ्रूट का प्रकार पूछेगा तो क्या होता है बाबू, लोमेंटम। तो लिख लीजिए लोमेंटम, ठीक है ना। अब लिखिए आप लोग इनफ्लोरोसेंस। क्या लिखना है, इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस इसमें, इसको हम बोलते हैं पुष्प क्रम का प्रकार। पुष्प क्रम का प्रकार कि किस टाइप का आपका पुष्प किस क्रम में लगा है, ठीक है ना। तो ये हो गया पुष्प क्रम का प्रकार। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस। क्या बोलते हैं, रेसिम। लिख लीजिए क्या बोलते हैं, रेसिम। तो ये हो गया आपका क्या, बॉटनी। अब हम बात करेंगे बॉटनी के बाद इसके सॉइल के बारे में। किसके बारे में, सॉइल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं भूमि, ठीक है ना, मृदा। क्या बोलेंगे, सॉरी, मृदा। अब किस टाइप का मृदा होना चाहिए, ये आपका होता है मिट्टी के अंदर। जो मूंगफली होता है कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर। तो अब आप बताइए कि मिट्टी के अंदर जब होता है तो इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होना चाहिए, सैंडी होना चाहिए। सैंडी रहेगा तो क्या होगा कि जो भी अगर मान लेते हैं इसको नीचे जाने में आसानी होगा, क्योंकि ज़मीन को हटाते हुए जाना है ना, मिट्टी को कण के हटाते हुए जाना है। लेकिन अगर वही हम लोग किस में, क्ले मृदा में लगाएं तो वो नहीं जाएगा। अगर चला भी जाएगा तो दूसरा कंडीशन हो क्या जाता है कि जब बरसात आएगा और बरसात में ही हम लोग इसको बोते हैं, तो जब बारिश होगा तो बारिश का पानी, क्योंकि जो आपका क्ले मृदा होता है वो वाटर होल्डिंग उसमें ज़्यादा होता है कैपेसिटी, और जो बलुई मृदा होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है तो ये पानी को जल्दी क्या कर देगा, नीचे चला जाएगा, जिससे हमारा जो फ्रूट है वो खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिखिए इसमें वेल ड्रेन्ड लाइट सैंडी सॉइल इज, इधर लिख लिया है जी, मोर सुटेबल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। ग्राउंडनट कल्टीवेशन लिख लीजिए इसको। उचित जल निकास वाली, क्या लिखना है, उचित जल निकास वाली हल्की बलुई, कैसी होनी चाहिए, हल्की बलुई मृदा मूंगफली के खेती के लिए, मूंगफली के खेती के लिए, मूंगफली की खेती लिख लीजिए, मूंगफली की खेती के लिए
उपयुक्त होता है या सर्वोत्तम होता है, उपयुक्त होता है। तो ये हो गया क्या आपका सॉइल, क्या हो गया सॉइल। कैसा होना चाहिए, हल्की बलुई मृदा की बात कर रहा है, ठीक है ना। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट सैंडी सॉइल, ठीक। अब लिखिए आप लोग इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इसमें कैसा क्लाइमेट होगा बाबू, इसके लिए आप लोग बताइए, जलवायु कैसा होना चाहिए। तो ये हॉट एंड हल्का हल्का ह्यूमिड, मतलब ज़्यादातर क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये वाटर लॉगिंग के प्रति क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा पानी लगेगा तो क्या हो जाएगा, फसल हमारा ख़राब हो जाएगा। तो पानी हमको उसी मात्रा में देना है जो वो प्लांट क्या कर ले, यूज कर ले, ठीक है ना। बेकार की पानी खेत में लगा रहेगा तो हमारे फसल को क्या करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। क्लाइमेट की बात करें तो लिख लीजिए इसमें ग्राउंड नट इज ए, लिखिए ग्राउंड नट इज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप, ठीक है ना। लिखिए मूंगफली उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है, मूंगफली उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है। कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्या है, आपका फसल है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें लिख लीजिए लिखिए 21 से 27 डिग्री, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज suitable for groundnut cultivation, groundnut cultivation। तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, 21 से 27 डिग्री, लिख लीजिए कितना, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर ग्राउंड नट के कल्टीवेशन के लिए क्या है, सर्वोत्तम है या इष्टतम है, ठीक है ना। तो लिखिए इसको, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसका हिंदी, ठीक है ना, यहीं पे लिख देते हैं। लिखिए मूंगफली की खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। चलिए लिख लीजिए मूंगफली की खेती के लिए कितना होता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, ये लिख लिया ना जी। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए लैंड प्रिपरेशन, लिखिए हिंदी में भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी। अगर हम भूमि की तैयारी की बात करें, ठीक है ना, तो क्या है आपका, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखिए लिखिए टू प्रिपेयर फील्ड प्लोइंग 2 से 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, मतलब मृदा जो है आपका सॉइल फील्ड है उसकी
हम 2 से 3 बार क्या करते हैं, जुताई करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए कितना बार, 2 से 3 बार जुताई करते हैं। एंड लेवल, उसके बाद क्या कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समतल। एंड लेवल विथ ए किससे करेंगे, लेवलर से। किससे करेंगे, लेवलर से। ठीक है ना। तो लिखिए भूमि की तैयारी के लिए, भूमि की तैयारी के लिए 2 से 3 बार जुताई करते हैं। 2 से 3 बार जुताई करते हैं और पाटा चलाकर, पाटा को ही हम क्या कहते हैं, आपका लेवलर। क्या कहते हैं, लेवलर, जिसको हेंगा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। और पाटा चलाकर खेत को क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं बाबू, पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, भूमि की तैयारी। अब देखिए अब क्या है, अब लिखिए वैरायटी। क्या लिखना है, वैरायटी। अगर हम वैरायटी की बात करें, मतलब किस्म की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा वैरायटी हम मूंगफली का उगाते हैं, उन सभी वैरायटी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो 2 टाइप्स के वैरायटी होते हैं। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। एक होता है स्प्रीडिंग टाइप, मतलब वो क्या होगा कि लगाएंगे पौधा ऐसा होगा कि वो फैल के फरेगा। क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ लगा रहे हैं तो ये काफ़ी लंबा, जैसे आप लोग लौकी का प्लांट देखे हैं, परवल का प्लांट देखे हैं ना, काफ़ी दूर तक फैल के फरता है। तो एक होता है स्प्रीडिंग टाइप और एक होता है बंच टाइप, जो गुच्छे में होगा। क्या होगा, गुच्छे में होगा। तो आप लोगों को रुक जाइए, दिखाते हैं इसको। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे चलिए, क्या है आपका ग्राउंड नट का जो प्लांट है, ग्राउंड नट प्लांट, स्प्रीडिंग एंड बंच, स्प्रीडिंग एंड बंच। ये देखिए जो आपका ग्राउंड नट वाला है, ठीक है ना, इसका इमेज हम लोग देखते हैं। ठीक, एक होता है आपका किस में, गुच्छे में। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका ये वाला गुच्छा वाला है। ठीक है ना। और एक होता है क्या, फैल के फरने वाला। क्या होता है, एक फैल के फरेगा। ठीक है ना। तो ये तो गुच्छे वाला, ये देखिए क्या है, ये बंच टाइप है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए बंच टाइप का ऐसे होगा, ये फैल के फरेगा। ठीक है ना। क्या होगा, फैल के फरेगा। हाँ, लेकिन ज़मीन के ये ग्राउंड के नीचे ही होगा। ठीक है ना। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है, ग्राउंड नट पड़ा है। ठीक है ना। ये चल रहा है कि बंद हो गया है, चल रहा है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या है देखिए। अब स्प्रीडिंग टाइप में क्या होगा कि इसके कुछ वेराइटियाँ हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। स्प्रीडिंग टाइप फैल के फरेगा, तो उसमें हम सीड रेट क्या करेंगे, कम डालेंगे कि ज़्यादा, कम। और जो गुच्छे में होगा उसमें ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि वो तो फैलेगा नहीं। ठीक है ना। तो जो गुच्छे में होता है उसका सीड रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्प्रीडिंग वाले का कम होता है। अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए लिखिए वैरायटी। सबसे पहले लिखिए वैरायटी आप लोग बंच टाइप। कौन सा टाइप, बंच टाइप। वैरायटी का नाम क्या है, बंच टाइप, जिसको हम गुच्छेदार वैरायटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुच्छेदार किस्म। और दूसरा लिखिए इधर, क्या लिखना है, स्प्रीडिंग टाइप। क्या लिखना है, स्प्रीडिंग टाइप। ये क्या होता है जी, फैलने वाला, फैलने वाला किस्म है इधर। फैलने वाला किस्म। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन सा वैरायटी है। जो बंच टाइप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बंच टाइप वाले में इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है। अच्छा, रचना अपर्णा किसका वैरायटी है, रचना अपर्णा कई बार बताए हैं आप लोगों को।
इंपॉर्टेंट भी बताएं, रचना और अपर्णा ये जो वैरायटी है आपका मटर का वैरायटी है। किसका है? मटर का वैरायटी है। इसमें लिखिए 1 के 12 से 24, 1 के 12 से 24 और JL 24, JL 24। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है चंद्रा। कौन सा? चंद्रा। तो इसको लिखिए चंद्रा। ये हो गया आपका चंद्रा, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है एक आपका कुबेर। कौन सा है बाबू? कुबेर। चंद्रा के बाद कौन सा है? कुबेर वैरायटी, ठीक है ना। उसके बाद है, इसमें आइए, इसमें लिखिए M13। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ये M13 आपके इंट्रेंस वाले में पूछा जाता है, M13। एक है चित्रा, ठीक है ना। चित्रा किसका वैरायटी है? किसका है जी? मूंगफली का वैरायटी है, जो फैलने वाला किस्म का है। चित्रा किसका है? फैलने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इधर हो गया चंद्रा, इधर हो गया चित्रा, ठीक है ना। और एक चित्रा त्रिपाठी क्या है जी? रिपोर्टर है। क्या है? रिपोर्टर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखिए आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है सभी, ठीक है ना। हाँ, चंद्रा अलग है, कुबेर अलग है, ठीक है ना। एक इसमें और है विक्रम। कौन सा है? विक्रम, लिख लीजिए एक विक्रम। तो ये है M13, ठीक है ना, M13। M13 काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। M13 सीधे सीधे पूछा जाता है कि किसका वैरायटी है। तो किसका है आपका? किसका? मूंगफली का। सीधे उसमें नहीं पूछेगा कि स्प्रेडिंग है कि फैलने वाला कि बंच वाला है, ठीक है ना। तो उसमें सीधे सीधे या तो पूछेगा चंद्रा और चित्रा किसका वैरायटी है? किसका? ग्राउंड नट का, ठीक है ना। क्या क्या बोले? हाँ, एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, उसमें भी पूछेगा तो सीधे मूंगफली का वैरायटी, ये उतना डीप नहीं जाता आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए अब लिखिए वैरायटी, ये सीड रेट लिखिए। क्या लिखना है? सीड रेट, ठीक है ना। चलिए इसको ख़त्म करिए और लिखिए सीड रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? बीज दर। क्या बोलते हैं? बीज दर। बीज दर किसको कहते हैं जी? 1 हेक्टेयर में जितना बीज लगे बुआई के लिए उसको क्या कहेंगे? बीज दर। अब बीज दर जो है ये कितना कितना लगेगा? तो एक है आपका स्प्रेडिंग। क्या है? स्प्रेडिंग टाइप। एक कौन सा है? बंच टाइप। क्या है? बंच टाइप। ये होता है स्प्रेडिंग। कौन सा आपका? फैलने वाला। क्या होता है? फैलने वाला। और ये होता है आपका गूछेदार। क्या होता है? गूछेदार। मटर का कितना होता है सीड रेट? हाँ बोलो जी। अरे पीछे से तुम बोलो। हाँ, मटर का 14 से 16। अरहर का तब कितना होगा? मटर का कितना होता है? 18 से 25। देखिए ये मटर का वेराइटी बता रहे हैं सीड रेट। 75 से 80 केजी कितना होता है मटर का सीड रेट? 75 से 80 केजी। आप लोग थोड़ा रिवीजन करके आया करिए, ठीक है ना। हम बोले थे चन्ना में जितना होता है उतना ही होता है। अब पूसा प्रभात का होता है 90 से 95 केजी पर हेक्टेयर। कितना होता है? 90 से 95। याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा बाबू, ठीक है। आप लोग यहाँ से जाते हैं और कॉपी रख देते हैं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। रिवीजन किया करिए आप लोग सभी लोग। अगर सीड रेट याद कर रहे हैं तो सीड रेट को एक साथ सभी सीड रेट याद करने का प्रयास करिए। और सीड रेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी से याद नहीं करिएगा तो बाद में आप ही के ऊपर बर्डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करने की ज़रूरत है आप लोगों को। चलिए स्प्रेडिंग टाइप, ये क्या होगा? फैलेगा। तो फैलेगा
तो इसका सीड रेट ज़्यादा कि कम? क्या? कम। ज़्यादा कि कम? तो ये क्या हो जाएगा? कम। तो लिखिए 70 से 75 kg पर हेक्टेयर। कितना? स्प्रेडिंग। बंच का 80 से 90 kg। बंच का कितना? 80 से 90 kg पर हेक्टेयर। बंच का कितना? 80 से 90 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद लिखिए आप लोग स्पेसिंग। स्पेसिंग को क्या बोलते हैं जी? अंतरण या बुआई की दूरी। किसकी? बीज की दूरी या बुआई की दूरी, ठीक है ना। तो ये स्पेसिंग मतलब दूरी। अब इसमें पौध से पौध की भी दूरी रहेगा, इसको अंतरण भी बोलते हैं। चलिए अब दूरी कितना रखते हैं? तो एक हो गया फैलने वाले का, कितना हो गया? 70 से 75, और बंच का कितना होगा? 80 से 90। तो ये बताइए आप कि किसका दूरी ज़्यादा बोएंगे और किसका नज़दीक नज़दीक? दूरी स्प्रेडिंग का ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि वो फैलेगा, ठीक है ना। और बंच का क्या करेंगे? नज़दीक लगाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए तो ये लिखिए स्प्रेडिंग वाले का। अब स्प्रेडिंग का कम लगाएंगे ना कि ज़्यादा? ज़्यादा। अब ये ना बोले जी तुम लोग क्या? तो फैलेगा तो क्या दूर दूर लगाएंगे तब ना, तो नज़दीक लगाओगे। सीड तो सीड तो कम देवे की है यहाँ पे, तो क्या होगा? दूर लगाएंगे। नहीं नहीं, देखिए 45 गुणे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं कितना? 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। और ये 45 किसका दूरी है? लाइन टू लाइन या रो टू रो कह सकते हैं। और ये क्या है? प्लांट टू प्लांट। ये कल भी बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए आप लोग ये बंच टाइप। कौन सा टाइप? बंच टाइप। बंच टाइप गुच्छे में होगा लेकिन फैलेगा नहीं। लेकिन फैलेगा नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पास पास लगाएंगे। गुच्छेदार किस्म, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे? पास पास लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए पास पास कितना लगाते हैं। तो इसका 30 गुणे 10 सेंटीमीटर रखते हैं। 30 गुणे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 गुणे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? 30 सेंटीमीटर इंटू ये दोनों में से कोई लिखा रहे, वही बात हुआ। 2 सेंटीमीटर लास्ट में स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है ना। ये जो है आपका प्लांट, सॉरी आपका ये लाइन टू लाइन है। क्या है? लाइन टू। और ये जो है आपका प्लांट टू प्लांट है। मतलब कि ये हमने मूंगफली की खेती किया, और इस मूंगफली का जब खेती हमने किया तो ये हमने बना दिया लाइन। क्या बना दिया? लाइन। अब लाइन जब बनाया तो अगर मान लेते हैं बंच टाइप बो रहे हैं, तो लाइन लगाएंगे तो ये कितना सेंटीमीटर इसके बीच का दूरी होगा जी? 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। और जो पौधा लगाते हैं वो लाइन के ऊपर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? लाइन के ऊपर, मतलब इस पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच का दूरी कितना रखेंगे? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये लाइन में लगाते हैं, बीच में गैप रहता है सिंचाई वगैरह करने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए गैप रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए बुआई का समय, सोइंग टाइम। क्या लिखना है? सोइंग टाइम। अब खरीफ का है तो कब बोएंगे जी? जून जुलाई में बोएंगे। तो लिखिए बुआई का समय, लिखिए 15 जून से 10 जुलाई। 15 जून से कब तक? 10 जुलाई तक। 15 जून से कितना जुलाई तक? 10 जुलाई तक। इसकी क्या करते हैं हम? बुआई करते हैं। बुआई का समय है, ठीक है ना। अरहर की भी बुआई कब करेंगे? जून में ही करेंगे। कब करेंगे? जून में। और एक सितंबर अरहर भी होता है, ठीक है ना, तो उसको हम सितंबर में ही बोते हैं, ठीक है। और ये हमने लिखवाया है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़िए, आगे लिखिए मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। आगे क्या हेडिंग डालना है?
मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो आपका मैन्योर है इसको हम बोलते हैं खाद, और इसको हम बोलते हैं क्या, उर्वरक। क्या अंतर है जी? बेसिक अंतर यही है कि इसको हम घरों पे भी बना सकते हैं खाद को, इसमें केमिकल का यूज नहीं करते हैं। फर्टिलाइज़र में हम केमिकल का यूज करते हैं। फर्टिलाइज़र में किसका यूज करते हैं? केमिकल का यूज करते हैं, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद की तुलना में फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट मतलब एक से दो पाया जाएगा इसमें न्यूट्रिएंट, इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या रहेगा? अधिक रहेगा, और इसमें कम कम मात्रा रहेगा। क्या रहेगा? कम कम मात्रा। ये खेत में धीरे धीरे काम करेगा, ये जल्दी काम करेगा, ठीक है ना। ये जल्दी काम करेगा तो जल्दी इसका प्रभाव ख़त्म भी हो जाएगा, ये धीरे धीरे काम करेगा तो धीरे धीरे ये इसका प्रभाव ख़त्म होगा। तो आप लोग देखते होंगे आपके घरों पे खेती होता होगा, तो एक बार गोबर का खाद डालते हैं तो उस खेत में अगली बार या तो 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर क्या करेंगे? गोबर की खाद डालेंगे। इतना तो बेसिक समझ है। अगर मान लेते हैं कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए, डिफरेंट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो 5-5, 6-6 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं, तो एक पेज तो आप भर ही सकते हैं, और वो भी क्या, ऑथेंटिक आप डाल सकते हैं जो पॉइंट है आपका। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? मैन्योर डालेंगे। क्या डालेंगे? मैन्योर। मैन्योर जब भी हम देते हैं तो खेत में बुआई से पहले देते हैं। कब देते हैं? बुआई से पहले देते हैं। तो लिखिए सबसे पहले मैन्योर। क्या लिखना है? मैन्योर। अगर हम मैन्योर की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? खाद। क्या बोलते हैं? खाद। लिखिए 4 से 6 टन। ये 1 टन बराबर कितना होता है बाबू? अरे यार, कितना केजी? 1000 केजी। अच्छा, 1000 केजी मतलब 10 क्विंटल। क्या होता है? 10 क्विंटल। 1 टन बराबर कितना होगा? 10 क्विंटल। तो ये कह रहा है 4 से 6 टन देंगे। कितना देंगे? 4 से 6 टन कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट को ही हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। या अच्छी प्रकार से सड़ी गली गोबर की खाद डालेंगे। क्या डालेंगे? अच्छी प्रकार से सड़ी गली, जिसको हम FYM कहते हैं। क्या कहते हैं? FYM। इसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से सड़ाते गलाते हैं, ठीक है ना। तो फार्म, और ये फार्म पे बनाया जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर। ये गोबर की एकदम अच्छा सड़ा गला है, ठीक है ना। ये डालेंगे तो काफ़ी अच्छा हमारा खेत हो जाएगा, हमारे खेत की उर्वरता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और हाँ, एक पॉइंट इसमें हमने नहीं बताया, खाद से क्या होता है कि उर्वरता हमेशा बनी रहती है, लेकिन फर्टिलाइज़र हमारे मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है? धीरे धीरे कम करता है। आप अगर नहीं भरोसा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो समझना क्या है? तो देखिए, जिस खेत में जब हमारे दादा खेती करते थे, ठीक है ना, तो उस टाइम मतलब मेरे बाबा जब खेती करते थे तो उस टाइम उसी खेत में हमारे घर नाइट्रोजन की मात्रा कम डाली जाती थी, मतलब यूरिया हम लोग कम डालते थे, प्रोडक्शन ठीक ठाक होता था, ठीक है ना। अब उतना ही प्रोडक्शन लेने के लिए जब हम लोग खेती करते हैं या हमारे पापा जब खेती करते हैं तो नाइट्रोजन का मात्रा उससे ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि सॉइल की उर्वरता हमेशा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो उसको न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा देना पड़ेगा। जिस खेत में हम लोग उससे पहले जब उनके भी पूर्वज मतलब मेरे दादा के भी जो लोग होंगे, मतलब उनके पिताजी या उनके बाबा, तो बहुत सारे लोग बिना खाद उर्वरक के भी क्या करते थे? खेती कर लेते थे। लेकिन आज क्या है दशा? आज इतना फर्टिलाइज़र का यूज हुआ है कि मिट्टी की उर्वरता क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसीलिए हमको नाइट्रोजन ज़्यादा डालना पड़ रहा है, फास्फोरस ज़्यादा डालना पड़ रहा है। इस बात को तो समझ रहे हैं आप लोग। तो 4 से 6 टन कंपोस्ट या FYM पर हेक्टेयर शुड बी अप्लाइड
शुड बी अप्लाइड फॉर, इसमें लिख लीजिए 20 से 30 डेज आफ्टर सोइंग, 20 से 30 डेज आफ्टर सोइंग, आफ्टर सोइंग। बिफोर होगा, सॉरी क्या होगा, एक मिनट, इसको करिए बिफोर सोइंग, पहले ना देंगे जी, ठीक है ना। चलिए बिफोर सोइंग, ठीक है ना। तो लिखिए 4 से 6 टन कंपोस्ट या गोबर की अच्छी प्रकार से, एक मिनट यहाँ पर लिखिए, 4 से 6 टन कंपोस्ट या अच्छी प्रकार से गोबर की सड़ी गली मात्रा प्रति हेक्टेयर कब देंगे जी, प्रति हेक्टेयर बुआई से 20 से 30 दिन पहले प्रयोग करते हैं, 20 से 30 दिन पहले प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो आपका मैनूर है, ठीक है ना। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को आपको एकदम आराम से लिखना है, ठीक। गोबर की खाद अगर कहा, मैनूर और फर्टिलाइज़र की बात किया, तो गोबर की खाद के बारे में भी लिखेंगे और फर्टिलाइज़र के बारे में भी लिखेंगे। फर्टिलाइज़र का कितना मात्रा देना है और फिर उसका यूज कैसे करना है ये भी लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब फर्टिलाइज़र लिखेंगे। तो फर्टिलाइज़र किस रेशियो में देते हैं, दलहनी फसल है तो उर्वरक 1:2 2:1 1 के रेशियो में देते हैं। मतलब अगर नाइट्रोजन 1 रहे तो फास्फोरस 2 रहेगा और पोटास भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए इस फर्टिलाइज़र के बारे में, लिखिए 25 kg नाइट्रोजन, 25 kg नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, अरे यार एनहाइड्रस अमोनिया नहीं पढ़ाया बाबू, एनहाइड्रस अमोनिया कितना परसेंट, 82%, 82%। और यूरिया में कितना नाइट्रोजन, 46%। यूरिया में एन कितना, 46%। तो ये याद रखिएगा 25। और ज़्यादातर हम लोग यूरिया का ही प्रयोग करते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया हमको उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो हम किसका यूज करते हैं ज़्यादा, यूरिया। और यूरिया सस्ता होता है, ठीक है ना। देखते हैं 50 kg का बोरा आपको कितना मिल जाता है, 300 तो काफ़ी हो गया, ठीक है ना। ये तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है ना उस पर। तो इसमें ना मतलब हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 50 पैसे खर्च आता है 1 kg यूरिया बनाने में, मतलब 25 रुपये में बोरा तैयार हो जाता है, 25 से 50 रुपये में। बहुत ज़्यादा खर्च हुआ तो दुकान आते आते इसका प्राइस होना चाहिए कितना, 80-90, जो भी ट्रांसपोर्ट खर्च है, ठीक है। और ये इतना सस्ता होता है, लेकिन ये क्या है ना कि ब्लैक से ज़्यादा बेचता है, इसीलिए इतना क्या कर देता है, महंगा कर देता है, स्टोर करके रख लेता है। क्योंकि किसानों को एक समय पे ही तो यूरिया चाहिए ना, और उस समय के बाद अगर कोई चीज़ आप ही को एक समय के बाद मान लेते हैं कि खाना कोई दे, आपको बहुत भूख लगा है और उस टाइम पे आपको खाना नहीं मिले, और मान लेते हैं आपका भूख मर गया तब आपको खाना मिले, तो आप खाइएगा, नहीं खाइएगा। लेकिन क्या होता है कि जब भूख लगा रहेगा तो उसमें थोड़ा ख़राब भी रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे, उसको ले लेंगे, ठीक है ना। या आप कहीं जाते हैं टूर करने, आपको खाना नहीं मिलता है, अब मान लेते हैं कि आपसे वो पैसा ज़्यादा भी ले लेता है, ठीक है ना, लेकिन खाना भी ख़राब देता है, तो कहते हैं कि चलो भाई इतने टाइम के लिए तो दिया ना। लेकिन बिहार में तो वो भी नहीं करता है सब,
किसानों को बार बार दौड़ाता है सब, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए 25 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी क्या देंगे तब, फास्फोरस, 50 केजी फास्फोरस एंड फिर 25 केजी क्या देंगे, 25 केजी पोटास या पोटेशियम लिख सकते हैं, 25 केजी पोटेशियम पर हेक्टेयर शुड बी यूज, मतलब 25 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 25 केजी पोटास का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए आप लोग, इसका हिंदी लिखिए। 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 केजी क्या देंगे जी, 50 किलोग्राम फास्फोरस। अच्छा, फास्फोरस की पूर्ति के लिए कौन सा खाद देंगे जी, फास्फोरस, और क्या देंगे, डीएपी। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ क्या देंगे, डीएपी, इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। और डीएपी में फास्फोरस 46% पाया जाता है। कितना परसेंट, 46%। तो इसको कह रहा है डीएपी का मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, मतलब अमोनिया। और अमोनिया जो नाइट्रोजन होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है नाइट्रेट फॉर्म में, एक मिनट, ये नाइट्रोजन जो होता है वो कितने फॉर्म में होता है जी, नाइट्रोजन दो फॉर्म में, एक होता है नाइट्रेट में और एक किस में होता है, आपका अमोनिया में। तो जितना भी प्लांट है, ज़्यादातर प्लांट नाइट्रोजन को ये क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में। लेकिन धान एक प्लांट है जो आपका अमोनिया के फॉर्म में लेता है, तो इसमें कहाँ अमोनिया भी पाया जाता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डीएपी में लिख लीजिए, ये पूछा जाता है 18% नाइट्रोजन और 46% क्या है बाबू, फास्फोरस, लिख लीजिए। और 25 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना का मात्रा हम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके प्रयोग की विधि लिखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे, कब कब देंगे। तो हमने बताया है कि जितना भी दलहनी फसल है सभी को स्टार्टिंग में ही दे देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हम कम दे रहे हैं, फास्फोरस ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टार्टर डोज, ठीक है ना। कोई लड़का होता है कि मतलब दिन भर में, मान लेते हैं 11 बजे उसके खाने का टाइम है, 11 बजे खाएगा, एक ही बार रात को खाएगा फिर, ठीक है ना। और कुछ होता है कि 8 बजे सुबह भी चाहिए, 12 बजे भी चाहिए, 4 बजे शाम को भी चाहिए। हॉस्टल वाले को मिल जाता है, लेकिन वही जो रूम में रहता है उसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो एक ही टाइम एक ही बार क्या कर लेता है, पूरा एकदम स्टार्टर डोज में ही क्या करता है, पूरा भर लेता है। और फिर वो कहता है कि इसी से क्या करना है, पूरा दिन काम करना है, ठीक है ना, पूरा दिन उसी पे खींचना है। चलिए अब लिखिए एप्लीकेशन मेथड, क्या लिखना है, एप्लीकेशन मेथड, कैसे अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे जी, एप्लीकेशन मेथड। तो फुल डोज ऑफ क्या लिखिए, फुल डोज ऑफ NP and K should be applied at the time of कब करेंगे जी, लास्ट प्लोइंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ लास्ट प्लाविंग बिफोर सोइंग, ठीक है ना, मतलब बुआई से पहले और अंतिम जुताई के बाद, या अंतिम जुताई के समय, बिफोर सोइंग, ठीक है ना। तो लिखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की
और पोटाश की पूरी मात्रा कब कब दे रहे हैं? पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय आप लोग तो देखते भी होंगे, अंतिम जुताई के समय तथा बुआई से पूर्व खेत में मिला देते हैं। आप लोग गेहूं भी बोया जाता होगा तो देखते होंगे कि लास्ट जुताई होता है, उसी टाइम हम खाद या और फर्टिलाइज़र को क्या कर लेते हैं? मिला देते हैं। एक्चुअल में आम तौर पे लोकल भाषा में क्या होता है कि हम लोग फर्टिलाइज़र को भी खाद के रूप में ही बोलते हैं कि हम खेत में क्या डाल रहे हैं? खाद। कोई उर्वरक बोलता है डालने के लिए? नहीं बोलता है। तो सीधे सीधे क्या बोलते हैं कि हम खाद डालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आइए, अब क्या है ना कि देखिए, एक आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तेल वाली फसलों में हम कौन से एलिमेंट का प्रयोग करते हैं? तेल वाली फसलों में कौन सा हम एलिमेंट का प्रयोग करते हैं जिससे तेल की मात्रा बढ़े? सल्फर का। बहुत अच्छा, जिसको हम गंधक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए, लिखना क्या है? नोट में लिखिए। किस में लिखना है? नोट में लिखिए 25 kg जिंक सल्फेट, 25 kg जिंक सल्फेट ZnSO4, 25 kg क्या देंगे? जिंक सल्फेट एंड 20 kg सल्फर पर हेक्टेयर यूज, मतलब 20 kg हम क्या डाल रहे हैं बाबू? जिंक सल्फेट और 25 kg जिंक सल्फेट और 20 kg क्या डाल रहे हैं? सल्फर पर हेक्टेयर यूज कर रहे हैं। कब करेंगे? किस कंडीशन में करेंगे? सोइंग टाइम तो करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? जब आपकी खेत में जिंक की कमी हो और सल्फर की कमी हो, ठीक है ना। तो लिखिए सल्फर पर हेक्टेयर यूज क्या? अरे तो हम एक ही बार बता रहे हैं, साल में एक ही बार। जब एक ही बार खेती करोगे तो क्या हर टाइम खेती करोगे? नहीं, मतलब मूंगफली का तो एक साल में एक ही बार खेती कर सकते हो ना। तो ये है एक खेत में, तो ये 25 kg जिंक सल्फेट और 20 kg सल्फर पर हेक्टेयर यूज इन डिफिशियंट यूज इन फील्ड लिख लीजिए, यूज इन फील्ड डिफिशियंट, मतलब किस फील्ड में करेंगे? जिसमें डिफिशियंसी हो, डिफिशियंट जेड एंड सल्फर, मतलब ये हो गया आपका जिंक, ठीक है ना। मतलब जिसमें किसकी कमी होगा? जिंक और सल्फर की कमी वाले खेत में हम क्या करते हैं? 25 kg जिंक सल्फेट और 20 kg सल्फर डालते हैं। तो लिखिए जिंक एवं सल्फर की कमी वाले खेत में 25 kg जिंक सल्फेट एवं 20 kg सल्फर का क्या करते हैं बाबू? सल्फर का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं, सल्फर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग जिप्सम का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जिप्सम का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है जी? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, यही ना होता है जी जिप्सम का। CaSO4 2H2, सर आ गए हैं? अच्छा, बस ये वाला एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद, जय भारत। इसको बंद कर दो।